हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में, यानी कि हम इसमें थायराइड ग्लैंड के बारे में देखेंगे और थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस किस तरीके से होती है। अगर हम यहाँ पर थायराइड ग्लैंड के बारे में देखें तो वो कहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी नेक में प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के फ्रंट हैंड साइड पे, यानी कि इस तरफ क्या प्रेजेंट है, इस तरफ हमारे पास प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्लैंड है रिस्पॉन्सिबल होता है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। क्या ये थायराइड हार्मोन ऐसे ही बना सकता है? नहीं, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल में किया जाता है, वश में किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस जो है टीआरएच रिलीज करता है, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये किसको मैसेज देगा? ये मैसेज देगा पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को क्या बोला जाएगा कि तुम टीएसएच रिलीज करो। टीएसएच यानी कि स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। जब ये स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ट्रैकिया के पास पहुंच के थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा, तब यहां से क्या रिलीज होगा? थायराइड हार्मोन। अब यहाँ पर ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसके पास ऐसा क्या स्पेशल चीज होता है कि ये यहाँ पर थायराइड हार्मोन बना सके? तो यहाँ पर अगर हम थायराइड ग्लैंड के पास देखें ना, तो इसके पास फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये फॉलिकल्स किस चीज के बने होते हैं? यहाँ पर फॉलिकल्स में सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं फॉलिकल सेल्स। और फॉलिकल सेल्स के बीच में यहाँ पर कॉलोइड प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे इस तरीके से ल्यूमन है, कॉलोइड, और यहाँ पर प्रेजेंट है फॉलिकुलर सेल्स। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे इस प्यारे से थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए। अगर हम यहाँ पर थायराइड हार्मोन के बारे में देखें तो थायराइड हार्मोन किसका बना होता है? टायरोसिन अमाइनो एसिड का, जो कि एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। और उसी के साथ साथ ये किसका बना होता है? आयोडीन का। तभी बोलते हैं कि जो हमारा नमक होता है उसमें आयोडीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिए हमारे थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की बहुत जरूरत होती है और टायरोसिन अमाइनो एसिड की जरूरत होती है। तो किस तरीके से कहानी की शुरुआत होती है आइए हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में क्या हुआ है? ब्लड वेसल में हमने डाइट ली है, जिसकी वजह से जो आयोडाइड है वो प्रेजेंट है। आयोडीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? आयोडाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि उस पर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है। इस तरीके से यहां पर इस तरीके से मैं बना लेती हूं कि यहां पर ये प्रेजेंट है फॉलिकुलर सेल्स। इस तरीके से यहां पर ये फॉलिकुलर सेल प्रेजेंट है। तो यहां पर हमने बोला ये एक फॉलिकुलर सेल है, इसके यहाँ पर एक और फॉलिकुलर सेल हो सकता है इन कंटिन्यूएशन में, इसके यहाँ पर भी एक फॉलिकुलर सेल हो सकता है इसके कंटिन्यूएशन में। बीच में ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह हो गई कॉलोइड स्पेस। ये वाली जो जगह है ये है सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। और ये वाली जो जगह है ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या होता है? ऐसा स्पेस जो कि बीच में प्रेजेंट है, सेल के बाहर प्रेजेंट है, सेल्स के बीच में। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने यहाँ पे बोला सारी सिंथेसिस फॉलिकल्स में चल रही है, तो हमें इस आयोडाइड को क्या करना पड़ेगा? ट्रैप करना पड़ेगा, ताकि इस आयोडाइड को हम यूज कर सके। तो यहाँ पर इसको ट्रैप करने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? यहाँ पर इसको ट्रैप करने के लिए एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है NIS। NIS का मतलब क्या है? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। ये क्यों चाहिए हमें? क्योंकि यहाँ पर आयोडाइड का अमाउंट सेल के बाहर कम होता है और आयोडाइड का अमाउंट सेल के बाहर ज्यादा होता है। अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे लेकर जा रहे हो तो ऐसे तो ये जा नहीं सकता। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में यहां से कौन आ रहा है? यहां से सोडियम भी मूव कर रहा है, सोडियम बोल रहा है मैं चलता हूं, और यहां से क्या आ रहा है? यहां से आयोडाइड भी आ रहा है। अब सोडियम बोलेगा मेरा तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हम सोडियम को वापस भेज देंगे सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। सोडियम पोटेशियम पंप इसको वापस बाहर ले जाएगा। हमें आयोडाइड सेल के अंदर चाहिए, आयोडाइड हमें मिल गया। अब यहां से क्या करना होगा? अब हमें यहां से आयोडाइड को कॉलोइड में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे की जितनी भी सिंथेसिस है कॉलोइड में चलेगी। तो यहाँ पर आयोडाइड विद इन सेल तो आराम से डिफ्यूज कर सकता है, तो यहाँ पर इसने क्या कर लिया? डिफ्यूजन कर लिया। यहां पर अब क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होगा जो इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसका नाम होगा पेंड्रिन। पेंड्रिन जो है वो इसको आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इधर इसका अमाउंट ज्यादा है, इधर इसका अमाउंट कम है। यहां पर भी ये क्या होता है? यहां पर भी ये को ट्रांसपोर्टर होता है, ये को ट्रांसपोर्टर होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में यहां से यहां मूव कर रहा है आयोडाइड, और यहां से यहां कौन मूव करता है? क्लोराइड मूव करता है। तो ये दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं।
अब हमारे पास आयोडाइड यहाँ पे पहुंच चुका है। आयोडाइड का यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन कर दिया जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया जाएगा और इससे अब हमने क्या बना लिया, इससे अब हमने बना लिया आयोडीन। यहाँ पर हमने क्या बना लिया, आयोडीन। जो इसका ये नेगेटिव चार्ज था वो जा चुका है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल गए हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया था, अब यहाँ पर ये जो आयोडीन है इसको बनाया किसने, यहाँ पे ऑब्वियसली कोई एंजाइम प्रेजेंट होगा ना, ये खुद से तो खुद कर नहीं सकता ये सब, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है और यहाँ पर उस एंजाइम का नाम होता है थायराइड पेरोक्सीडेज। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर एक एंजाइम आ गया जिसका नाम है थायराइड पेरोक्सीडेज। ये थायराइड पेरोक्सीडेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए बहुत सारे काम करता है, अभी हमें पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो मैंने कहा कि ये जो हार्मोन है ये टायरोसिन अमाइनो एसिड भी इसके लिए लगता है। हमने आयोडीन तो ले आया लेकिन टायरोसिन अमाइनो एसिड कैसे आएगा, वो भी फॉलिकुलर सेल्स से आएगा। यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स में क्या होता है, ईआर प्रेजेंट है, ईआर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ईआर क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है, तो ये प्रोटीन बनाएगा। कौन सा प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि ऐसा प्रोटीन जिसके पास कार्बोहाइड्रेट भी हो प्रोटीन भी हो। तो ईआर बोलता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं ग्लाइकोसाइलेशन भी करता हूं यानी कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप की एडिशन भी करता हूं। यहां से ईआर से प्रोटीन कहां चला जाएगा, ईआर से प्रोटीन चला जाएगा गोल्जी में, गोल्जी से यहाँ पे क्या बन जाएगी, गोल्जी से यहाँ पर बन जाएगी एक वेसिकल। ये जो वेसिकल है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि आप इस चीज को सेल से बाहर लेकर जा रहे हो। सेल से बाहर अगर आप प्रोटीन को लेकर जा रहे हो तो आपको इसका एक्सोसाइटोसिस करना पड़ेगा और ये देखो हमारा यहाँ पर थायरोग्लोब्यूलिन आ चुका है बाहर। थायरोग्लोब्यूलिन में ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं टायरोसिन अमाइनो एसिड। अगर मैं यहाँ पर आपको थायरोग्लोब्यूलिन के बारे में बताऊं तो इसके पास क्या, ग्लोब्यूलिन के बारे में बताऊं तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, एक तो सबसे पहली बात ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये अच्छा खासा बड़ा प्रोटीन होता है और इसके साथ जैसे मैंने कहा बहुत सारे टायरोसिन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। इसके पास लगभग यहाँ पर 70 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसके पास एक के पास कितने हैं, 70 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। कौन से, टायरोसिन अमाइनो एसिड, टायरोसिन अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट। तो जैसे मैंने बोला ये टायरोसिन अमाइनो एसिड हो गया, फिर ये हो गया, फिर यहाँ पे ये, फिर ये, और सारे अमाइनो एसिड है लेकिन टायरोसिन की हम बात करें इसलिए उसको हमें यूज करना है। अगर हम यहाँ पर देखिए अब सिंथेसिस कैसे शुरू होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि जो थायराइड पेरोक्सीडेज है वो बहुत सारे काम करता है, तो यहाँ पर हमें इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसमें अटैचमेंट करवाना पड़ेगा टायरोसिन अमाइनो एसिड पे आयोडीन को। तो उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, उसके लिए भी हमें चाहिए होगा वही वाला एंजाइम, यानी कि कौन सा एंजाइम, ये वाला जो हमारा थायराइड पेरोक्सीडेज है, यही फिर से आएगा और ये बोलेगा अरे मैम आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं काम करूंगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको एनलार्ज करके देखें और मैंने कहा यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है अमाइनो एसिड टायरोसिन। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो किस तरीके से होता है, यहाँ पर सी अल्फा होगा, यहाँ पर समझो इस तरीके से COH होता है, यहाँ पर इसके पास NH2 प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन है NH3 लिख लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से CH2 होता है, उसके बाद इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है टायरोसिन अमाइनो एसिड। कुछ इस तरीके से टायरोसिन अमाइनो एसिड के पास स्ट्रक्चर होता है। ये जो इसकी रिंग है इसको बोलते हैं फिनॉल रिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना स्ट्रक्चर तो हर अमाइनो एसिड में सेम होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो टायरोसिन की जो फिनॉल चेन है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां पर अगर आप देखोगे आयोडीन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इधर आयोडीन प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है ना, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। यहां पर आप आयोडीन को किससे अटैच करवा रहे हो, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अटैच करवा रहे हो। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि हम क्या करवा रहे हैं, ऑर्गेनिफिकेशन करवा रहे हैं ऑफ आयोडीन। ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन हो रहा है क्योंकि वो किसके साथ अटैच हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो रहा है, एज सिंपल एज दैट, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर इस तरीके से कौन आ जाएगा, यहां पर इस तरीके से आ गया आयोडीन मॉलिक्यूल। अगर यहां पर सिर्फ एक अटैच हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं, MIT बोलते हैं। MIT का मतलब क्या होता है, मोनो आयोडो टायरोसिन, टायरोसिन। करवाया किसने है इन दोनों की सिंथेसिस, ये सिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, थायराइड पेरोक्सीडेज।
वही वाला थायराइड पेरोक्सिडेज फिर से आ रहा है। ऐसे ही समझिए अगर मैंने यहाँ पर इस फिनॉल की रिंग में 2 को अटैच करवा दिया होता, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है ये अमाइनो एसिड और इंस्टेड ऑफ 1 यहाँ पे कितने आ गए, 2 आयोडीन आ जाते इस तरीके से, OH है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने कहा एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो इसको हम बोलते हैं DIT। इसका मतलब क्या हो गया, डाई आयोडो टायरोसिन। दोनों की ही यहाँ पर सिंथेसिस किसने करवाई है, वही हमारे थायराइड पेरोक्सिडेज ने करवाई है। ये जो टायरोसिन है ये किसके साथ अटैच है, ये टायरोसिन अभी भी अटैच है हमारे ये जो पूरी की पूरी चेन है थायरोग्लोब्यूलिन की। तो यहाँ पर इस तरीके से ये अटैच होगा। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिखूं ये इस तरीके से CH2 प्रेजेंट है, फिर यहाँ पर ये अटैच है ऐसे इस तरीके से। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे बना दिया CH2, यहाँ पर इस तरीके से, यहां पर प्रेजेंट है 1 आयोडीन, यहां पे प्रेजेंट है 2 आयोडीन। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है DIT का और MIT का। लेकिन अगर हम यहाँ पर थायराइड हार्मोन के बारे में बात करें तो वो होते हैं T3 एंड T4। T3 यानी कि जिसके पास कितने आयोडीन हो, 3 हो, और T4 यानी कि जिसके पास 4 आयोडीन हो। तो इस कंडीशन में किया क्या जाएगा, इस कंडीशन में समझो अगर हमें T3 करवाना है तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, MIT प्लस DIT करवाना पड़ेगा, यानी कि मोनो प्लस डाई को हमें जोड़ना पड़ेगा। वहीं यहां पर अगर हमें T4 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, DIT प्लस DIT करना पड़ेगा। ये रिएक्शन करने के लिए भी हमारा कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, यही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये भी कौन करवाएगा, थायराइड पेरोक्सिडेज करवाएगा। अब इस एंजाइम की, ये एंजाइम कैसे इनके सिंथेसिस करवाएगा वो हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे किसको जोड़ना है, मुझे यहाँ पर MIT को DIT से जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें एक को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पर हमें फिनोलिक जो रिंग है उससे हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा, उससे हमें उसको अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने इसके फिनोलिक जो रिंग है इसको अलग कर दिया पूरे स्ट्रक्चर से, यानी कि ये पूरे स्ट्रक्चर से हमने इसको अलग कर दिया और हम इसको यहाँ पर इस तरीके से इससे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यानी कि MIT को किससे ज्वाइन कर दिया, DIT को। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसा का ऐसा रहेगा, बस यहाँ पर हमने ये जो फिनॉल की चेन थी ना, इस फिनॉल की रिंग को आयोडीन के साथ हमने अलग कर दिया। तो देखो उसके बाद हमारे पास किस तरीके की कंडीशन बनेगी, हमारे पास ऐसे ही प्रेजेंट है वो सेम, इस तरीके से हमारे पास सेम वैसे ही अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। यहां पर हमारे पास क्या था, इस तरीके से CH2 था, यहां पर हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट था वो, यहां पर था OH और यहां पर प्रेजेंट थे 2 आयोडीन। अब इनसे आके कौन अटैच हो जाएगा, वो वाली फिनोलिक चेन अटैच हो जाएगी। तो यहां पर इस तरीके से H रिमूव हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से आ गया ये, और इस तरीके से ही स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। यहां पर प्रेजेंट है OH और यहां पर प्रेजेंट है आयोडीन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम T3 स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। लेकिन अभी ये T3 स्ट्रक्चर किसके साथ जुड़ा हुआ है, थायरोग्लोब्यूलिन के साथ जुड़ा हुआ है, इस प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि T3 क्या होता है, T3 सिर्फ होता है आयोडीन प्लस टायरोसिन, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास थायरोग्लोब्यूलिन की चेन भी प्रेजेंट है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इस कंडीशन में रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर सेम ऐसी कंडीशन हो सकती थी, T4 बनाने के लिए भी हम यहाँ पे सेम करना पड़ता। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता CH2, यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होता O, यहाँ पर प्रेजेंट होता इस तरीके से, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम होता, बस यहाँ पर क्या आ जाते हैं, यहाँ पर 2 आयोडीन और यहाँ पर भी 2 आयोडीन आ जाते। तो ये क्या बन जाता है, T4। तो T3 का मतलब क्या होता है, ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो, नाम से ही पता चल रहा है 3 आयोडीन थायरोनिन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये T3 होता है। सिमिलरली अगर हम T4 की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है टेट्रा आयोडो थायरोनिन, इस तरीके से। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि हमारा ये जो है हार्मोन ये किसके साथ अटैच है, ये अटैच है थायरोग्लोब्यूलिन के साथ। तो हमें इसको थायरोग्लोब्यूलिन से अलग करवाना पड़ेगा, इसलिए थायरोग्लोब्यूलिन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो अब हम इसको अलग करवाने के लिए क्या क्या करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेल के अंदर लेना पड़ेगा। कॉलॉइड में हमें जो भी करवाना तो वो हम करवा चुके हैं, अब हमें इसको फिर से कहाँ लेना पड़ेगा, सेल के अंदर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसका किया जाएगा एंडोसाइटोसिस। सो यहाँ पर अब हम इसको अंदर लेंगे, तो अंदर लेने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अंदर लेने के लिए हमें इसका एंडोसाइटोसिस करना पड़ेगा। तो हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, फिलहाल हमारे पास कैसे प्रेजेंट है, ये थायरोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट है। अगर इस पे हमने बोला
इस तरीके से रिंग बनाई और यहाँ पर कितने आयोडीन प्रेजेंट होंगे, अगर यहाँ पर 3 ही आयोडीन प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये यहाँ पर T3 है। वहीं अगर हमने यहाँ पर बोला कि 4 आयोडीन अटैच है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये T4 है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। अब इसका हमें क्या करवाना पड़ेगा, एंडोसाइटोसिस करवाना पड़ेगा ताकि ये सेल के अंदर आ सके और हम इस थायरोग्लोब्यूलिन को क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। तो इस तरीके से इसका एंडोसाइटोसिस आ जाएगा। एंडोसाइटोसिस होने के बाद हमारे पास इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट है और इस तरीके से इसके साथ अटैचमेंट प्रेजेंट है, जिसको मैं इस तरीके से बना देती हूँ। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर इस प्रोटीन को डिग्रेड किया जाएगा। अगर हमें इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसको कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा लाइसोसोम के। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होंगे, यहाँ पर इस तरीके से कौन प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम ने क्या कर दिया, लाइसोसोम ने जो थायरोग्लोब्यूलिन है उसको यहाँ पर डिग्रेड कर देगा। थायरोग्लोब्यूलिन अगर यहाँ पर डिग्रेड हो गए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, T3 और T4 बच जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और यहाँ से कौन रिलीज हो गए, T3 एंड T4। यानी कि यहाँ पर जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, ये इतना जो स्ट्रक्चर है ये रिलीज हो जाएगा T4 का और T3 का। यहाँ से T3 और T4 फिर से कहाँ चले जाएंगे, T3 और T4 फिर से ब्लड में चले जाएंगे। तो इनका यहाँ से कर दिया जाएगा, इनका यहाँ से कर दिया जाएगा सिक्रीशन। यहाँ पे इस तरीके से इनका हो गया सिक्रीशन। यहाँ पर एक बार इसका सिक्रीशन हो गया तो ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड में इसका कैरियर प्रेजेंट होता है जो कि इनको कैरी करेगा, T3 को भी और T4 को भी यहाँ पे कैरी कर सकता है। इसका नाम होता है TBG। TBG का मतलब क्या होता है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ये क्या करता है, ये T3 और इसको कैरी करेगा। अगर हम यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की स्पेशलिटी देखें तो ये होती है कि ये थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टोरेज कर सकता है। यानी कि ये क्या कर पाएगा, ये अपने हार्मोन्स को स्टोर कर सकता है और इतना स्टोर कर सकता है कि 2-3 महीने तक आपका जो यहाँ पर स्टोरेज है आराम से काम कर सकता है। अगर आपने आयोडाइड का इनटेक नहीं भी लिया तो भी यहाँ पर उसकी सफिशिएंट सप्लाई होती रहेगी T3 और T4 की। तो ये क्या करती है, सफिशिएंट सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर करके रखा है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्लड में T4 का अमाउंट ज्यादा होता है और T3 का अमाउंट कम होता है। लेकिन जब यहाँ पर ये दोनों टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं तो टारगेट टिश्यू में जाके T4 को T3 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ हमें एक आयोडीन को रिमूव ही तो करना है। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है, डी आयोडीनेज प्रेजेंट होता है, आयोडीनेज प्रेजेंट होता है, जो कि यहां से क्या कर देगा, एक आयोडीन को रिमूवल कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, T3 हार्मोन बन जाएगा। यहां पर अगर हम देखें T3 हार्मोन को बोला जाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को बोला जाता है थायरोक्सिन भी। इसको थायरोक्सिन भी बोला जाता है T4 हार्मोन को। जो मेजर रोल आता है वो T3 का ही आता है क्योंकि टिश्यूज में T3 ही वर्क करेगा, लेकिन ब्लड में T4 का अमाउंट ज्यादा होता है। सो गाइज ये था सिंथेसिस के बारे में। किसकी सिंथेसिस आज हमने देख ली है, थायराइड हार्मोन्स की। Thanks for watching this video and I hope this video was really helpful for you. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.